अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लेक्चर 19 पार्ट ए में पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करेंगे। सिलेबस में हमारा ये टॉपिक एनजीओस यानी सिविल सोसाइटी, जो हम पढ़ रहे थे एनजीओस के अंदर सिविल सोसाइटी, उसका पार्ट ए है। यानी पार्ट, अगर सिलेबस में देखें तो अलिफ का पार्ट 1 सिलेबस में बिल्कुल एंड पे। अच्छा, मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि हम बहुत तेज़ी से अपने सिलेबस के एंड की तरफ जा रहे हैं। हमने तकरीबन बाब अव्वल, दोम, तीन, चार, पाँच, छः और इसके बाद सिर्फ एक रह जाएगा, सातवां। और हमारे पास जो वीक्स हो चुके हैं अब तक, वो 7 वीक हो चुके हैं, सातवां चल रहा है। यानी 6 वीक तक हमने पढ़ लिया था। 18वां लेक्चर जो था हमारा, वो 7वें वीक का है। और हमें अकॉर्डिंग टू पैटर्न 16 वीक तक पढ़ना है। यानी कम से कम हमारे पास अगर 7 हो गए और 16 हैं तो 6 और ये 3, 9 9 हफ्ते पढ़ें। और 9 हफ्ते का मतलब है कि हर वीक के 2 लेक्चर्स, तो 18 लेक्चर्स हमारे पास अभी पढ़े हुए हैं। तो हम अब ये है कि एक टॉपिक को ही कवर क्या करेंगे एक वीक के अंदर, मगर उसको इन डिटेल पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आज हमने पढ़ लिया पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हकूक़, तो हमारे पास सिर्फ एक और टॉपिक रह जाएगा, वो है औरत फाउंडेशन। और आगे अगर हम देखें सिलेबस को, तो हमारे पास उसके बाद खिदमत खल्क़ के इदारे में ईदी फाउंडेशन रह जाएगा, और फिर मदर टेरेसा, और फिर मीडिया। जब मीडिया वाले को हम ज़रा डिटेल में पढ़ सकते हैं, प्रिंट मीडिया है और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और इन द एंड हमारे पास है माहौलियाती आलूदगी। तो अब हम स्पीड को नहीं पकड़ेंगे, बल्कि हम एक लेक्चर में एक टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे। और कोशिश करेंगे कि अगर 16 वीक का ये सेमेस्टर है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे 15 वीक तक जो है कंप्लीट हो जाए। आखिरी वीक जो है उसमें हम 2 लेक्चर्स कंप्लीट रिवाइज कर लें, पूरे सब्जेक्ट को, कोर्स को एक ओवरव्यू कर लें। तो इसमें हम दोबारा देखते हैं हमारा क्या पैटर्न है। हमारा जो सिलेबस है वो है सिविल सोसाइटी के इदारे। हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे इदारे पढ़े थे, कुछ नेशनल कुछ इंटरनेशनल। तो यहाँ पे हम 2 को फोकस करेंगे, एक पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हकूक़ और औरत फाउंडेशन। और अगर हम इस पे देखें, दोनों को ओवरव्यू कर लेते हैं पहले, डिटेल में जाने से पहले। अच्छा, ये एक अच्छी बात है गूगल की, हम यहाँ पे जब कुछ सर्च करते हैं तो वो उससे रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको एक सामने मेंशन कर देता है। तो जैसे मैंने सर्च यहाँ पे किया था ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो इसने पैरेलल मुझे जब यहाँ तो नहीं मेंशन किया, लेकिन यहाँ नीचे भी कर देता है। तो यहाँ औरत फाउंडेशन इसने दिया। जब मैंने इसको खोला तो ये सारी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, और कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसमें, जैसे सेंटर फॉर सोशल जस्टिस पाकिस्तान। अब इस तरह की एनजीओज मौजूद हैं, तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस हो तो बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं हम इनके ज़रिए भी फेस करवा सकते हैं। फिर ईदी फाउंडेशन तो आलमी शोहरत याफ्ता है, सभी जानते हैं। आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, ये आगा खान वालों का प्रोग्राम है देहाती इलाकों में, कि वहाँ के लोगों को सेहत, पानी, और एक यूनाइटेड नेशन का भी है कि इंटरनेट की सर्विस, क्योंकि इंटरनेट को वो एज़ इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं जितना कि खाना और पीना है। फिर इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स। अलिफ ऐलान तो इन्होंने बेहतरीन काम किया है। यानी गवर्नमेंट का जो काम था एजुकेशन मिनिस्ट्री का, कि वो तमाम शहरी और देही स्कूलों से डाटा इकट्ठा करता, वो काम इस ऑर्गेनाइजेशन ने किया। और आपने अक्सर सुना होगा टीवी पे इसके फाउंडर भी आते हैं, मुशर्रफ ज़ैदी साहब। लेकिन ये किस टाइम पीरियड के लिए इदारा था, और सुनने में आया कि अब बंद हो गया है। लेकिन अगर आप स्टिल इनकी वेबसाइट को विज़िट करें तो ये देखें ना, डिफंक्ट हो गई थी 2018 में। 2000 यानी इन्होंने 5 साल के दौरान इतना डाटा इकट्ठा किया है कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ ऐसे।
पाकिस्तान अलिफ ऐलान की वेबसाइट। अच्छा, इन्होंने वेबसाइट ही अपनी हटा दी है। एटलीस्ट यहाँ पे तो नहीं आ रही है। बहरहाल इनका ट्विटर देखते हैं कितना एक्टिव है। और ये ऐसे वालों ने शायद इसमें कुछ डाला हो, इसको भी देख लेते हैं। प्लस इनका फेसबुक पेज। तो इनकी स्टैटिस्टिक जो है ना, आई थिंक फोल्डर ज़्यादा खुल गए तो ये साइड पे चला गया। पिछली हमने अभी तक शायद बंद नहीं किए, इनको बंद कर देते हैं। हमने केएमसी पढ़ा था, लोकल गवर्नमेंट्स, सिंध लोकल गवर्नमेंट्स। अच्छा, फिर हमने लोकल गवर्नमेंट पाकिस्तान की समरी, ओपन डेटा पाकिस्तान, सिविल सोसाइटी। अच्छा, सिविल सोसाइटी को हम कोशिश करते हैं एक विकीपीडिया के थ्रू भी स्टडी कर लें, क्योंकि इसमें भी बड़ा कुछ बैलेंस अप्रोच के साथ हमें बहुत कुछ पता चल जाता है कि सिविल सोसाइटी है क्या। तो ये आ गया अलिफ ऐलान। 2012 में इन्होंने ज्वाइन किया और ये कह रहे हैं अ फेयरवेल नोट ऑफ थैंक्स फ्रॉम अलिफ ऐलान टीम, यानी 31 अगस्त 2018 को ये लोग गैर फाल हो गए और उसकी बाद कोई इनका ट्वीट भी नहीं आया। अच्छा, वे फिर बजट बेस्ड इनका काम होगा, सेम है। और अगर हम इधर देखें फेसबुक, तो ये भी 2018 31 अगस्त को, उसके बाद से ये लोग फाल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अलिफ ऐलान डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग रिपोर्ट्स। दो अच्छा, अब इन्होंने काम छोड़ दिया तो अब ज़ाहिर सी बात है रिपोर्ट भी पुरानी है, 2016 तक की पड़ी है। लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के जितने स्कूल थे, देहाती इलाकों में, शहरी इलाकों में, सबका सर्वे करते थे, उसकी रिपोर्ट पेश करते थे और उसकी बेस पे हुकूमत को डिजिटाइजेशन करने पे, स्कूलों को पता ही नहीं होता ना। गोस्ट स्कूल, आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी कि बराए नाम जो स्कूल होते हैं और अंदर काम, जिस तरह मीडिया के अंदर होता है ना गोस्ट राइटर, यानी नाम किसी और बंदे का होता है, पीछे काम किसी और ने क्या होता है। तो इसी तरह होते हैं गोस्ट स्कूल्स, गोस्ट स्कूल्स इन पाकिस्तान। यानी चार दीवारी तो है मगर काम कुछ ना हो रहा। और ओवर 3200 गवर्नमेंट स्कूल गोस्ट नॉन फंक्शनल इन पाकिस्तान, देखें, यानी 3200 हुकूमती स्कूल हैं। और इसमें ऐसा अक्सर होता है कि असातिज़ा जो हैं वो सैलरी ले रहे हैं, बीइंग अ प्राइमरी टीचर, गवर्नमेंट टीचर अपॉइंटेड हैं, मगर काम कुछ और कर रहे हैं साथ साथ। तो ये इनका था। अब ये इधर इनका साथ डट चला गया। और अगर मैं उनको देखूं, इसके जो फाउंडर हैं वो क्या कर रहे हैं आजकल, शरफ जैदी, डायरेक्टर, सॉरी, फाउंडर नहीं डायरेक्टर थे ये। इनको आपने अक्सर देखा होगा टीवी पे, टॉक शोज में आते हैं और पॉलिटिकल डिबेट करते हैं। शरफ जैदी, अ पाकिस्तानी कॉलमनिस्ट एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर हु राइट्स वीकली फॉर द न्यूज़, सीनियर फेरो तबात लैब। अच्छा, कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल ही वर्क्स एट तबात लैब। अच्छा जी, ठीक है। अलिफ ऐलान फर्दर हम देखें तो द सिटीज़न फाउंडेशन है, जस्ट लाइक अलिफ ऐलान इनके जगह जगह स्कूल हैं। आप लोग ठहर जाएंगे तो वहाँ भी इनके स्कूल नज़र आएंगे। फिर AST, एसेट सर्वाइवल ट्रस्ट इंटरनेशनल, जो ख़वातीन के चेहरे पे तेज़ाब फेंक दिया जाता है, जिस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी ऑस्कर अवार्ड विनिंग, शर्मीन उबैद चुनई की। तो उसी हवाले से ये ट्रस्ट काम करती है। फिर सरहद रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, ये खैबर, बाब खैबर लगा हुआ है और नाम सरहद से लग रहा है कि ये KPK में ही फ़ाल है। फिर फलाह इंसानियत फाउंडेशन, फलाह इंसानियत फाउंडेशन आई थिंक बैन हो चुकी है FATF के बाद, क्योंकि ये हाफिज़ सईद साहब की थी और इस पर सेंक्शंस लगे थे, जिसकी वजह से इसको कलअदम करार दिया गया था। फिर पीस अलायंस, कशफ फाउंडेशन, ह्यूमन राइट्स वॉच, इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिज्म।
अच्छा, ये भी बड़ा काम करती है। फिर इस्लामिक ह्यूमन राइट्स कमीशन, अच्छा ये अलग है और ह्यूमन राइट्स कमीशन अलग है। फिर ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन, फिर रिप्रीफ, और फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल तो खैर इंटरनेशनल इदारा है, और यूके लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, जस्ट लाइक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कि बर्लिन में है, लंदन में, जर्मनी में। तो एमनेस्टी वालों का काम भी एज अ सिविल सोसाइटी है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये इंटरनेशनल सतह पर है। तो हम देखते हैं औरत फाउंडेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमारा अभी जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये देख लें लेक्चर 19, हम पढ़ेंगे पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इस इदारे को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा ये कि इनकी वेबसाइट पर जाते हैं और ये खुद क्या कहते हैं अपने बारे में कि हम कौन हैं और हमारा क्या काम है, बजाय इसके कि हम किताबी बातें पढ़ें। अच्छा, ये इनकी वेबसाइट है और होम पेज में इनकी लेटेस्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं कि क्या काम कर रहे हैं। लेकिन जो काम हम करेंगे अभी वो इनकी बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट वी डू ओवर ऑफिसेस एंड ऑफिस बियरर्स, व्हाट वी डू। अभी रिसेंटली इश्तियाक साहब का इंतकाल हुआ, ये बीच में बैठे हुए हैं, ये जिसमें जो माउस कर्सर जा रहा है ना, ये बहुत बड़े बहुत अरसा इनसे वाबस्ता रहे, और काफ़ी लोगों ने आपने सुना होगा कि ताज़ियती पैगाम दिए हैं इनके जाने के बाद। अच्छा, कुछ पॉइंट्स में उन्होंने बताया हुआ है अपना काम, कि पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या करता है। कलेक्ट, डिजिटाइज एंड कैटेगराइज डाटा ऑन ह्यूमन राइट्स इशू रिपोर्टेड इन द प्रेस विद आर्काइव्स डेटिंग बैक टू 1996। यानी बेहतरीन काम। इनका काम यह है कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो कुछ भी हो रहा है 1996 से अब तक, उस डाटा को ये लोग इकट्ठा करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में देते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में जिक्र किया था ओपन डाटा के बारे में, कि ओपन डाटा भी ये कहती है कि डिजिटलाइज करो डाटा को, पब्लिकली एक्सेसिबल करो, एक सिंगल प्लेटफॉर्म में लाया जाए। तो ये काम इनका है। नंबर 2, steer public attention towards areas in which human rights have been denied or violated through consultations, seminars and conferences। कह रहे हैं अवामी तवज्जो हासिल करवाते हैं ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ पर, और इसके ज़रिए कंसल्टेशंस के ज़रिए, सेमिनार्स के ज़रिए और कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए। नंबर 3, मॉनिटर लीगल डेवलपमेंट्स एंड प्रेजेंट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम अ ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव। जायज़ा लेते रहते हैं कि इसमें कानूनी डेवलपमेंट क्या हो रही है और इस हवाले से क्या कुछ चीज़ें अल्टरनेटिवली मौजूद हैं। ऑर्गेनाइज कैंपेन टू रेज अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स थ्रू पब्लिक मीटिंग्स एंड रिलीज। आवाम में शऊर बेदार करते हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से। लॉबी विद लॉ मेकर्स, लॉ मेकर के साथ ये लोग अपने आप को जोड़ते हैं। स्टेट इंस्टीट्यूशंस, रियासती इदारों के साथ, एंड ऑटोनमस ह्यूमन राइट बॉडीज़, और ख़ुद मुख्तार बॉडीज़ होती हैं ह्यूमन राइट्स की, टू इंट्रोड्यूस एंड इम्प्लीमेंट मेजर्स डेजिग्नेटेड टू चेक ह्यूमन राइट abuse and promote respect for human rights by offering concrete alternatives। यानी इन शॉर्ट इनके कहने का ये है कि जहाँ जहाँ ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हो रहा होता है उसमें अ, उसके ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए, उसको जांचने के लिए ये हुकूमत के साथ, ह्यूमन राइट्स के दूसरे इदारों के साथ और लॉ मेकर्स के साथ मिलकर काम करते हैं। अब जो चीज़ कर रहे हैं ये आप मीडिया वालों के लिए बहुत अहम है, कि है कंडक्ट फैक्ट फाइंडिंग मिशन टू इन्वेस्टिगेट ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायोलेशन एट द लोकल, प्रोविजनल एंड नेशनल लेवल्स। ग्रेव कहते हैं, अच्छा वैसे ग्रेव का मतलब होता है कब्र, लेकिन जब ग्रेव को एज अ नाउन कहते हैं तो क्या कहते हैं, कब्र। जब ये एज अ वर्ब यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है संगीन, यानी ग्रेव, संगीन, ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, बहुत ही ज़्यादा संगीन ह्यूमन राइट्स वायोलेशन। तो क्या कह रहे हैं, कंडक्ट फैक्ट फाइंडिंग मिशंस, यानी हक़ाइक़ का जायज़ा लेते हैं,
टू इन्वेस्टिगेट करते हैं ह्यूमन राइट्स वायोलेशन एट द लोकल प्रोविजनल एंड नेशनल लेवल। ठीक है, मकामी सतह पर, सूबाई सतह पर और कौमी सतह पर। और इसकी एक अलग बीट होती है ह्यूमन राइट्स जर्नलिज्म की, जिसमें लोग इंसानी हकूक़ के ऊपर और उसके ऊपर बात करते हैं। लास्ट लेक्चर पे आपसे मैंने जिक्र किया था इंडिया के एक सहाफ़ी का, रवि, जो जिसको अवार्ड मिला था टू गिविंग वॉइस टू वॉइसलेस। तो बेसिकली जिस जगह भी जिस तबके को सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन का सामना करना पड़ता है वो माइनॉरिटी का तबका होता है, और उनके लिए आवाज़ बनना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि एक बड़ी लॉबी उनके ख़िलाफ़ होती है। अब मैं अगर देख लूँ, ये इंडियन एंकर रवि, अब इनका नाम इस तरह तो नहीं आ रहा। न्यूज़ एंकर, आई थिंक मैं इनका नाम मिसप्लेस कर रहा हूँ। तो लेट्स उस इवेंट को जिक्र करते हैं जिसमें इनको अवार्ड मिला था, इंडियन एंकर विन अवार्ड गिविंग वॉइस टू वॉइसलेस। रवेश, इट्स नॉट रवि, रवेश कुमार। और इनको जो अवार्ड मिला था वो कहलाता है रामन माग्सेसे 2019। अच्छा, ये पाकिस्तान वालों ने बंद की हुई है, खुल नहीं सकती। हम दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं। यह है DY.in। जर्नलिस्ट रवेश कुमार wins 2019 Raman Magsaysay Award. Kumar has been given the honor for harnessing journalism to give voice to voiceless। तो मैंने आप लोग को बताया था, इन्होंने जब दिल्ली में मुस्लिम फसादात हुए, लिंचिंग हुई और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों को मारा गया जो निहत्थे थे, तो इसने तमाम तर मुखालफत के बावजूद, सियासी दबाव के बावजूद उनके लिए आवाज़ उठाई, और इस अवार्ड को जर्नलिज़म की फील्ड में नोबेल इनाम के बराबर माना जाता है, यानी इक्वल टू नोबेल इनाम इन जर्नलिज्म है। तो जर्नलिस्ट रवेश कुमार हैज़ बीन अवार्डेड 2019 रैमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर हार्नेसिंग जर्नलिज्म टू गिव वॉइस टू द वॉइसलेस। Kumar is among the 5 recipients of this award, which is regarded as the Asian version of the Nobel Prize। ठीक है, तो ये ह्यूमन राइट्स का काम होता है, टू गिव वॉइस टू द वॉइसलेस। अच्छा, आगे ये क्या कहते हैं, हमने इन्वेस्टिगेट वाला पढ़ लिया था। हेल्प प्रोवाइड redress to victims of human rights abuses by referring complaints and grievances to the authorities concerned। यानी जिन लोगों के साथ ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हुआ हो, इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ कोई भी जुर्म हुआ हो, उनकी कंप्लेन और उनकी जो दुख हैं वो अथॉरिटीज़ तक पहुंचाते हैं। Promote democratic governance and rule of law by generating ideas and pressure for constitutional and legal reforms, participatory democracy and communities' role in governance, fair electoral process, the independence of the judiciary and legal profession, pro-people administration and minimum standards for law enforcement agencies with respect to the use of force and protection of the rights of litigants and detainees। ठीक है, तो एक डेमोक्रेटिक लॉ को और आइडियाज़ को कहते हैं हम फ़रोग देते हैं, जिसके ज़रिए लोगों को ख़ुद मुख्तारी, सेल्फ गवर्नेंस, फेयर इलेक्टोरेट प्रोसेस यानी साफ शफाफ इंतखाब हो, आज़ाद अदलिया हो, फेयर ट्रायल हो, ठीक है, इन चीज़ों को फ़रोग देते हैं। ये सब इंसानी हकूक़ के ज़ुमरे में आता है। ट्रेन एंड मोबिलाइज ह्यूमन राइट्स डिफेंडर टू प्रमोट अवेयरनेस, एडवोकेसी एंड इंटरवेंशन। कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, क्योंकि जो वकील होते हैं सबसे बड़ी बीट तो उनकी ही होती है, जर्नलिस्ट से भी पहले, क्योंकि वो होते हैं जो हकूक़ की जंग लड़ने वालों के मुकदमे लड़ते हैं।
तो ये कह रहे हैं कि हम ट्रेन मोबिलाइज ह्यूमन राइट डिफेंडर्स टू प्रमोट अवेयरनेस एडवोकेसी एंड इंटरवेंशन, collaborate and network with other civil society organizations, both domestic and international, on broad human rights theme as well as specific issue. अच्छा, ये राइट पे दिया हुआ है, ये साहब कॉलम लिखते हैं, डॉन में प्रोग्राम भी करते हैं और देखते हैं इन्होंने क्यों शेयर किया है, इसमें इन्होंने ऐसा क्या लिखा है। जाहिद हुसैन साहब, अच्छा ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से इनका एक आर्टिकल है, इसलिए इन्होंने इनको शेयर किया है। और आपको पता है कि ईयू जो अमेरिका के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, और हमें FATF के मामले में उनके साथ ही ये कुछ उसी के बारे में लिखा है, द एंटी फ्रांस प्रोटेस्ट बाय द रिलीजियस मोटिवेटेड TLP के जो इश्यूज़ हैं, ये वो बहुत से मामलात में हमें कहता है कि चेंजेस लाओ, जिसकी वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट अक्सर परेशान रहती है और उनके मुतालबात की कोई लिमिट नहीं होती है। और अगर आप FATF के मुतालबात देखें तो हमारे सिर्फ 3 मुतालबात हैं जो उनके हमने अभी तक रह गए मानने, जिसकी वजह से अभी तक हम ग्रे लिस्ट में नहीं हैं, बाकी सारे मुतालबात उनके कम व पेश मान लिए हैं। और अब उनके कुछ ऐसे मुतालबात भी हैं कि वो कहते हैं कि फांसी की सज़ा ख़त्म करो और ब्लेसफेमी लॉ ख़त्म करो, इस तरह की चीज़ें, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में है कि ये मतलब कब तक इनकी बातें मानी जाए। अगर हम देखें FATF लिस्ट फॉर पाकिस्तान, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, और इसमें सबसे ख़तरनाक बात यह है कि इंडिया जो है वो हर बार कंटेंडर होता है कि FATF की इसको लीड करे, और किसी मौके पर अगर उनको मिल गया तो आप लोग समझ सकते हैं कि फिर पाकिस्तान का क्या हाल होगा। तो ये 2021 फरवरी की खबर है, जिसमें है कि पाकिस्तान FATF कीप्स पाकिस्तान ऑन ग्रे लिस्ट अंटिल जून डिस्पाइट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। और क्या वजह बताइए इन्होंने, इसको भी पढ़ लेते हैं। The Financial Action Task Force on Thursday decided to keep Pakistan on its grey list, with the country's status set to be reviewed next at an extraordinary plenary session in June 2021. The announcement was made by FATF President Dr. Marcus Blair at a press briefing from Paris on the outcomes of the FATF 4-day virtual plenary meeting. Pakistan remained under increased monitoring, Blair said, adding that while Islamabad had made significant progress, there remained some serious deficiencies in mechanism to plug terrorism financing. अच्छा, फॉरेन फाइनेंसिंग केस, मनी लॉन्ड्रिंग, ये भी इश्यूज हैं इसके। और इसमें अगर हम देखें, हमारे जून में 25 चीज़ें थी जो हमने एड्रेस नहीं की थी, जून में 12 रह गई, अक्टूबर में 5 रह गई और फरवरी में 2 रह गई। और अब ऐसा है कि हमने पार्शली एड्रेस तो कर लिया, सिर्फ 3 चीज़ें रह गई हैं, तो यानी 27 चीज़ों में से हमने 24 मान ली हैं, 3 रह गई हैं पार्शली, तो समझे हमने ऑलमोस्ट सब चीज़ें ही मान ली हैं। 3 out of 27 points need to be fully addressed, he said, referring to the action plan agreed to by Pakistan. While reiterating that Pakistan has made progress, the FATF president says, we strongly urge completion of the plan by Pakistan. He said Pakistan must improve their investigation and prosecution of all groups and entities financing terrorist and other association. तो अगर आप उनकी लिस्ट देखेंगे, 3 जो रह गई हैं वो कौन कौन सी हैं। हाँ, meanwhile, a note on the FATF website said Pakistan should continue to work on implementing the 3 remaining items in its action plan to address its strategically important deficiency, namely, अच्छा 3 चीज़ें, और यही 3 चीज़ें हमारी नेशनल एक्शन प्लान का भी हिस्सा है। नेशनल एक्शन प्लान आपको पता है, उसके 20 नुकात थे और उसमें भी कुछ इससे मिलती जुलती चीज़ें ही थी। तो 3 चीज़ें क्या रह गई हैं, demonstrating that terrorism financing investigation and prosecution target person and entities acting on behalf or at the direction of the designated person or entities। पहले तो फाइनेंशियल टेररिज्म के ऊपर है कि जो टेररिज्म फाइनेंसिंग, यानी जो हमारी बैन ऑर्गेनाइजेशन है उनकी फाइनेंसिंग के हवाले से।
नंबर 2, डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट TF prosecution result in effective, proportionate and dissuasive sanction। कि जो हमने इन्होंने जो सैंक्शंस लगाई हैं उसको हमने बताना है कि वो इफेक्टिव हैं और उस पर मनमाना अमल किया गया है। और तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटेड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टारगेटेड फाइनेंशियल सेक्शन अगेंस्ट all 1267 and 1373 designated terrorists, स्पेशली दोस्त एक्टिंग फॉर। और फिर ये इंडिविजुअल लोगों पर है। पहली जो थी वो ग्रुप्स के ऊपर थी और तीसरी वाली जो इंडिविजुअल शख्सियात जिन पर इन्होंने लगाया हुआ है उनके बारे में। तो आगे हम देखते हैं क्या कहते हैं ये टाइम टू वेकअप। सही है। तो ये आर्टिकल्स आप लोग पढ़ा करें अगर इंग्लिश अच्छी करनी है और मौजूदा दौर में अगर एक्सेल करना है तो इंग्लिश का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग। और उसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये कि आप एडिटोरियल्स पढ़ा करें, डॉन के हेडलाइंस पढ़ा करें, न्यूज़ पढ़ा करें, इंग्लिश में पढ़ा करें, या जिस तरह जियो की हेडलाइन सुनते हैं इसी तरह CNN BBC की हेडलाइन सुना करें। तो इससे ये होगा कि इंग्लिश जो है ना वो इम्प्रूव करेगी। और इंग्लिश इम्प्रूव करने से ख़ास तौर पे अगर आपने देखा है कल ही रिज़ल्ट आया है CSS 2020 का, और सिर्फ 300 के करीब कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पास किया रिटन एग्ज़ाम। तो उससे अंदाज़ा लगाएं 18,000 में से 18,500 कुछ बैठे थे और 18,200 सिर्फ क्वालिफाइड कर गए। और मेनली जो फेल हुए हैं वो हैं इंग्लिश में, ऐसे राइटिंग के अंदर। तो ऐसे राइटिंग अच्छी होगी तो आप लोग जो हो इस तरह के जो टेस्ट आते हैं या कभी बाहर जाते हो स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। और इंग्लिश के साथ साथ अपनी कौमी ज़बान भी अच्छी आनी चाहिए। जिसको दोनों अच्छी नहीं आती तो वो तो फिर कहें कि अल्लाह ही उसका हाफिज़, मगर इक्वली आपको अच्छा होना चाहिए दोनों में, चाहे इंग्लिश हो चाहे उर्दू हो। और जो इसमें एक्सेप्शनल होगा वो ज़ाहिर सी बात है अपना मकाम बना लेगा। हमारा क्या रह गया था? अच्छा, आखिर के 2 पॉइंट्स रह गए। ट्रेन एंड मोबिलाइज ह्यूमन राइट डिफेंडर टू प्रमोट अवेयरनेस एडवोकेसी एंड इंटरवेंशन। ये ह्यूमन राइट डिफेंडर के जो लोग हैं उनको ट्रेन करना। अच्छा, इस हवाले से एक बड़ी मशहूर वकील गुजरी है, आसमा जहांगीर, आप लोगों ने नाम सुना होगा। वो भी ह्यूमन राइट्स के केसेस लेती थी। आसमा जहांगीर, तो आप देखें ना पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स लॉयर इनके नीचे लिखा हुआ है। तो ये एक तबका है जो ह्यूमन राइट्स के जो वकील होते हैं वो बेसिकली मशहूर भी हो जाते हैं। इसी तरह ये इनकी बहन है हिना जिलानी, ये इनकी बेटी है मुनीज़े और सुलेमा, दोनों ये हस्बैंड है इनके ताहिर जहांगीर। तो इनके हवाले से अब यूरोप में गालिबन ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में एक स्कॉलरशिप भी अनाउंस हुई है फॉर लॉ स्टूडेंट्स जिनको ह्यूमन राइट्स पे कुछ करना है। तो इन्होंने ज़िंदगी भर जो केसेस लिए वो हमेशा ह्यूमन राइट्स के हवाले से ही थे। इसके अलावा वो दूसरे केसेस को हाथ नहीं डालती थी। तो हमारा लास्ट पॉइंट क्या रह गया? Collaborate and network with other civil society organizations, both domestic and international, on broad human rights theme as well as specific issues। ठीक है, अब ये तो पढ़ लिया हमने कि है कौन, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब इसको हम इन डिटेल देखना चाहेंगे कि इनके काम क्या चल रहे हैं और इनकी ट्वीट्स थोड़े हम पढ़ते हैं किस तरह की चीज़ों को ये एड्रेस कर रहे हैं, किन इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं। और अगर ये यहाँ पे लिख रहे हैं जॉइन अस तो क्या है, पब्लिकेशंस इनकी क्या है, डाटा इनके पास कौन कौन सा है। अगर ये कह रहे हैं कि 96 से अब तक का हमारे पास डाटा है तो कौन कौन सा डाटा है। तो इन सब चीज़ों को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। बहरहाल हमारा लेक्चर का टाइम कंप्लीट हुआ है। हम फर्दर जो है पार्ट बी में बात करेंगे, इस चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बतानी है आप लोगों को यहाँ पे। हमारा, मैंने कहा था ह्यूमन राइट्स कमीशन हम अभी करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा औरत फाउंडेशन। तो हम ये करते हैं कि औरत फाउंडेशन को नेक्स्ट वीक के लिए छोड़ देते हैं।
और ह्यूमन राइट्स कमीशन को इन डिटेल और स्टडी कर लेते हैं। तो इसको जितना डिटेल करेंगे उसमें उतनी चीज़ें हम सीखने को मिलेंगी। तो हम सिर्फ किताबी बातें नहीं पढ़ेंगे, हम ग्लोबली पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से क्या बातें हो रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या चीज़ें इस ज़ुमरे में आती हैं। और क्योंकि सिविल से सिविक सब्जेक्ट है और सिविक में आप शहरियत, लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लोगों के क्या हकूक़ हैं इनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं।